साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीछे सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इट्सोरिया के जुनून का जो बुक था उसका आखिरी टेस्ट सेट करने जा रहा हूं 15वां नंबर का, जिसमें आज हम लोग बिहार स्पेशल देखेंगे 120 प्रश्न और 30 प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर्स का। जो करंट अफेयर्स होगा जो 1 से 15 अगस्त तक का होगा। तो चलिए आइए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कुछ अन्य किताब भी है। गांधी जी की देन, याद रख लीजिएगा, गांधी जी का देन, ये गांधी जी का देन, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही पुस्तक है। फिर बापू के कदमों में, बापू के कदमों में, बापू के कदमों में, ये भी राजेंद्र प्रसाद का ही बुक का नाम है, कदमों में। और फिर चंपारण में महात्मा गांधी, चंपारण में महात्मा गांधी, चंपारण में महात्मा गांधी, याद रखिएगा ये सब, चंपारण में महात्मा गांधी, ये सब किताब है जो कि राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। ठीक है। और एक और लिख लीजिए, खादी का अर्थशास्त्र। खादी का अर्थशास्त्र भी राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे। खादी का अर्थशास्त्र, खादी का अर्थशास्त्र, तो इतना याद रखिएगा। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो वो खोला गया है भागलपुर में। कहाँ खोला गया है? भागलपुर में। ठीक है। इसके अलावा भी 3 बर्ड रिंगिंग और है, जो कि एक तमिलनाडु में है, चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में है। दूसरा है राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। और तीसरा है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो 3 जगह और है। और बिहार में पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में खोला गया है। और 3 गो और है जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में, राजस्थान के जयपुर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वो है उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वो है उत्तर पश्चिमी जिले में, उत्तर पश्चिम में। इसमें टोटल कितने जिले हैं? तो 13 जिले हैं। ठीक है, 13 जिले हैं। अगला क्वेश्चन जानते करते होंगे कि बिहार में कृषि जलवायु को 3 भाग तथा एक उपभाग में विभक्त किया गया है। 3 भाग और एक उपभाग में विभक्त किया गया है कृषि जलवायु क्षेत्र को बिहार में। जनजातीय और जिले को निम्न जोड़ों में कौन जोड़ा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें से मुंडा जमुई में रहता है, ये गलत है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मुंडा जो जनजाति है ये बिहार के कटिहार जिले में मिलता है। मुंडा कहाँ मिलता है? जमुई में नहीं मिलके बिहार के कटिहार जिला में मिलता है। ठीक है। संथाल बांका में मिलता है, उड़ाव सुपौल में, खरवार भागलपुर में। भागलपुर में कौन सा जनजाति मिलता है? खरवार। उड़ाव कहाँ मिलता है? सुपौल में। संथाल बांका में। मुंडा बिहार में कहाँ मिलता है? कटिहार में। ऐसे तो रांची के क्षेत्र में झारखंड मिलता है। बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में ही पीडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? मतलब दलदली भूमि कहाँ पर पाई जाती है बिहार में? तो वो पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। और यहाँ धान की खेती सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। यहाँ मतलब कि धान की खेती सर्वोत्तम होता है। ठीक है। तो बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में पीडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण में, धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो बताना है कि चारों में से किसमें गंगा नदी नहीं बहती है। प्रशासनिक मतलब कमिश्नरी। ठीक है। तो इसमें आप लोग को कोसी और मगध में देखिएगा तो आपको गंगा नहीं बहता है, बाकी भागलपुर में बहता ही है। फिर यहाँ देखिए सारण में बहता ही है, दरभंगा में भी देखिए, मुंगेर में बहता है गंगा। तो गंगा यहाँ यहाँ बहने के कारण ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्वेश्चन से यही पूछ रहा था। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो वो किए थे रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। क्या किए थे? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी 1906 ईस्वी में गठित की थी की स्थापना की थी। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो वो है मूंग और मसूर। क्या है? मूंग और मसूर। ठीक है।
और इसमें अगर कोई पूछे कि दाल के उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो बताइएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बताइएगा, कर्नाटक बताइएगा, और बिहार और राजस्थान होता है। राजस्थान, ये टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जहां दाल की खेती बहुत अच्छे से होता है। जिसमें अगर बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में शीर्ष रैंकिंग पे मूंग और मसूर दाल उत्पादन किया जाता है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो वो दफन है नालंदा में। कहाँ दफन है? नालंदा में। ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर में कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया क्षेत्र में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो पाया जाता है पटना और गया में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? तो आहर और पाइन कहलाती है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पाइन। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध है? तो वो संबंध है नगर निगम बीत से। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध है नगर निगम बीत से। यह स्फूर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है प्रोग्राम सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। क्या होता है? रिफॉर्म्स होता है। तो स्कूल का ये फुल फॉर्म याद रखिएगा कि सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो वो थे शीलभद्र याजी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो वो थे शीलभद्र याजी। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं? तो राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तब वो किया है 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तब वो प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 को। पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? तब वो प्रभावित है दोस्तों हॉलैंड डच से। हॉलैंड डच से पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? तो हॉलैंड डच से। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताना है आपको जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी आर्मी की बैठक में भाग लिया। तब वो भाग लिया है फणींद्रनाथ घोष ने। किसने भाग लिया है? फणींद्रनाथ घोष ने। बिहार के उस क्रांतिकारी का आपको नाम बताना है जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो फणींद्रनाथ घोष ने। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे महामाया प्रसाद सिंह। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिंह। और ये श्री कृष्ण सिंह के बारे में आप लोग याद रखिए कि श्री कृष्ण सिंह कौन थे? तो ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर कोई पूछे बिहार का प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे भोला पासवान। भोला पासवान कौन थे? तो बिहार का पहला माने प्रथम हरिजन CM थे। ये कौन थे? तो बिहार का प्रथम हरिजन CM थे। अगर कोई पूछे कि बताइए कि अब्दुल गफ्फार कौन थे? कौन? अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार। तो इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम CM थे। क्या थे? अब्दुल गफ्फार प्रथम मुस्लिम CM थे बिहार के। और बिहार के सबसे कम कलाब्धि वाले मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो सतीश प्रसाद सिंह रहे थे। सतीश प्रसाद सिंह का नाम क्यों आता है सतीश प्रसाद सिंह का? तो इसीलिए इनका नाम आता है क्योंकि ये बिहार में सबसे कम अवधि के लिए CM बने थे। तो ये CM से रिलेटेड आप इतना बना लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2015 में प्रारंभ किया गया था। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान 2015 में प्रारंभ किया गया था। अली वर्दी खान ने किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था?
तो वो 1733 में। अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 को। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तब वो किया था जगजीवन राम ने। 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी? तब वो मिला है 8। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार की कितने सीटें मिली थी? तो 8। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है 1965 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? तो 1965 ईस्वी में। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी बिहार में दोस्तों एक प्रकार की कढ़ाई है। भारत में भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई। उदवंत प्रकाश के लेखक है तो कौन है उदवंत प्रकाश के? तो मौलिक कवि हैं। उदवंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलिक कवि। निम्नलिखित में राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85। थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? तो वो है बौद्ध। थंका चित्रकला किस का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? तो बौद्ध। हिंदी साप्ताहिक देश के संपादक इनमें से कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। हिंदी साप्ताहिक देश के संपादक इनमें से कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। अब 30 नंबर का देखिए, इसमें से सत्य कथन चुनने का रहा। तो आइए चलिए सत्य कथन चुनते हैं। इसमें से जो सत्य कथन होगा 2 और 3 होगा। पहला गलत है कि गंगा के दक्षिणी मैदान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। नहीं, 4 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में बांटा गया है। तो क्या क्या चीज में बांटा गया है? तो पहले तो बांटा गया है सोन गंगा दोआब। किसमें बांटा गया है? सोन गंगा दोआब के रूप में बांटा गया है। और दूसरा बांटा गया है मगध का मैदान। दूसरा क्या बांटा गया है? मगध का मैदान। और तीसरा में बांटा गया है अंग का मैदान। क्या है? अंग का मैदान। तो ये 3 चीज में बांटा गया है। अंग का मैदान क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत है। अंग का मैदान में कहां से कहां तक? तो क्यूल नदी से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक अंग का मैदान माना जाता है। और मगध का मैदान सोन और क्यूल नदी के बीच सोन और क्यूल नदी के बीच माना जाता है मगध का मैदान। ठीक है, क्यूल और सोन और गंगा ये जो है जहाँ टाल नहीं मिलता है वहीं पे, यानी ये भोजपुर का मैदान भी कहा जाता है। सोन गंगा को भोजपुर का मैदान भी कहा जाता है। मगध का मैदान सोन और क्यूल नदी के बीच स्थित है। सोन गंगा दोआब के क्षेत्र में भोजपुर का मैदान भी कहा जाता है। तो ये इस तरीके से ये पॉइंट याद हो गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि फिर से सत्य कथन की पहचान करिए। जब इसमें सत्य कथन की तरफ बढ़िएगा तो इसमें से तीनों का तीनों क्या है? सत्य है। सबसे पहले कह रहा है कि जो कोसी परियोजना है वो भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में कोसी परियोजना में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हनुमान नगर बांध, जिसको बना के नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। अब इसमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पूर्वी कोसी नहर में कौन से जिले आते हैं और पश्चिमी कोसी नहर में कौन से जिले आते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि पश्चिमी में अगर आपको पूछा जाए तो कुछ बता दीजिएगा कि एक दरभंगा है, दरभंगा के बाद दरभंगा के बाद मधुबनी के बारे में बता दीजिए, मधुबनी, और फिर सुपौल और बेगूसराय के बारे में बता दीजिए। सुपौल और बेगूसराय के बारे में आपको क्या करना है? बता देना है। और फिर अगर पूरब के बारे में पूछे तो बता दीजिए अररिया, सुपौल और पूर्णिया के बारे में नाम ले सकते हैं। सुपौल और पूर्णिया। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा।
यह परियोजना जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कोसी परियोजना, वो 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितना वर्ग क्षेत्र पर वृक्षावरण है? तो वो है दोस्तों 2341 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 2341 स्क्वायर किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितना वर्ग क्षेत्र में वृक्षा आवरण पूछ रहा है, तो होगा 2341 स्क्वायर किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। कितना है? 2.48% है। जो अगर 2019 के रिपोर्ट की अगर तुलना किया जाए, 2019 में जो रिपोर्ट आया था उसकी तुलना किया जाए, तो वृक्ष आवरण में 338 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई। 2019 से 2021 में 338 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब पूछ रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था 2023-24 में, उसके अनुसार बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो वो कितने हैं? तो वो हैं दोस्तों, एक राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, और एक 12 वन्यजीव अभयारण्य है। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो एक है, वो एक है वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में, चंपारण में नहीं, पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा, ठीक है। अब 12 को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूँ, थोड़ा याद कर लीजिएगा। मैं बोलता हूँ लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। एक है भीम बांध, क्या है? भीम बांध वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मुंगेर में मिलेगा। तो याद करते चलिए कि भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगा? तो मुंगेर में। एक है गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, और ये दोस्तों पश्चिमी बिहार है, क्या है? पश्चिमी बिहार है। और ये कहाँ मिलेगा पश्चिमी बिहार गौतम बुद्ध? तो गया में मिलेगा। पूछ सकता है कि जो गौतम बुद्ध है वो किस प्रकार का बिहार है, तो पश्चिमी बिहार। और भीम बांध किस प्रकार का है, तो बताइएगा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसी तरीके से है तीसरा नंबर पे कांवर झील, कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये कहाँ मिलेगा? तो कांवर झील बेगूसराय में। तो तीन को तो आप लोग को याद करवा दिया हूं मैं, क्या कौन? भीम बांध मुंगेर में, गौतम बुद्ध गया में, कांवर झील बेगूसराय में, ये इंपॉर्टेंट भी था। अब एक है, नाम से ही आपको ये समझ में आ जाएगा, एक है कैमूर, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, जीव अभ्यारण्य जो है, ये तो कैमूर में तो ऑटोमेटिक होगा ही, और साथ साथ रोहतास में भी है। कहाँ है? रोहतास में भी है। 5 नंबर पे है नागी बांध पश्चिमी बिहार। देखिए 5 नंबर में है नागी, नागी, ये जो नागी है वो नागी बांध, नागी बांध, ये कह सकते हैं नागी डैम या नागी बांध, पश्चिमी बिहार है। ये दोस्तों कहाँ है? तो ये जमुई में है, जमुई में। एक होता है नकटी, नागी नकटी, तो नकटी भी जमुई में है, लेकिन जो नकटी डैम है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आप लोग को 6 को मैंने अभी याद करवाया, 6 को देख लीजिए फिर से। मैं बोल रहा हूँ भीम बांध जो कि मुंगेर में है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। गौतम बुद्ध जो कि गया में है, ये पश्चिमी बिहार है। कांवर झील जो कि वन्य जीव है, बेगूसराय में है। कैमूर वन्य जीव है, अभ्यारण्य है, जो कैमूर और रोहतास में है। दो को याद रखिए, एगो नागी एगो नकटी, ये दोनों डैम है। नागी जो है पक्षी के लिए है, और जो नकटी है वो मतलब कि वन्य अभ्यारण्य है, ठीक है। और नागी नकटी दोनों ही कहाँ है? जमुई में है। याद हो गया। एक हमारे नालंदा से भी आप लोग याद रख लीजिए, नालंदा से जो याद रखिएगा वो है राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ? राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? नालंदा। नालंदा में भी जो नालंदा राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक होता है उदयपुर, क्या है? उदयपुर, उदयपुर भी वन्य अभ्यारण्य है, और ये है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, याद रख लीजिए। और एक होता है रजौली, कहाँ है? रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों नवादा में है। कहाँ है? नवादा में। और तो रजौली तक याद हो गया 10 गो। चलिए 3 को आपको 2 गो और याद करवाना है सॉरी 3 गो, 9 गो याद करवा दिया हूँ, 3 गो और याद करवाता हूँ। एक याद रखिए कुशेश्वर, क्या याद रखना है? कुशेश्वर, कुशेश्वर ये पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य है। ये कहाँ है? तो दरभंगा में। कुशेश्वर कहाँ है? तो दरभंगा में है।
कुशेश्वर कहाँ है? तो दरभंगा में है। और एक विक्रमशिला याद रख लीजिए, आप विक्रमशिला महाविद्यालय के भी नाम सुने होंगे। तो कहाँ है विक्रमशिला महाविद्यालय? भागलपुर में। तो ये भी कहाँ मिलेगा? भागलपुर में ही मिलेगा। और एक लास्ट याद रख लीजिए, बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, बरैला सलीम अली जो है पक्षी अभयारण्य है, ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये वैशाली में मिलेगा, वैशाली में मिलेगा। तो बरैला सलीम अली, ब से बरैला, ब से वैशाली, सलीम अली, अली कहाँ, सलीम अली कहाँ मिलेंगे? वैशाली में। क्या है? पक्षी अभयारण्य। तो पक्षी अभयारण्य कौन कौन है? तो बरैला सलीम अली जो कि वैशाली में है, और क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कुशेश्वर स्थान पक्षी वन जीव अभयारण्य कहाँ है? दरभंगा में है। और पक्षी के बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ मिलेगा? देखो, नागी बांध पक्षी विहार जमुई में मिलेगा, और एक पक्षी विहार मिलेगा गौतम बुद्ध पक्षी विहार, जो कहाँ मिलेगा? मुंगेर में। बाकी सारे के सारे हैं कहाँ, मतलब क्या है, तो वो सारे हैं राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य। तो इतना आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहे जो 1937 में चुनाव में, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो वो 3 चुने गए थे। कितना चुने गए थे? 3 मुस्लिम सदस्य चुने गए थे। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो 3। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है, जो संबंधित है आशा कार्यकर्ताओं से। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है, जो संबंधित है आशा कार्यकर्ताओं से। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अगर दूसरे सत्याग्रही के बारे में पूछा जाए तो वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। अगर बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पूछे तो ये चालू हुआ था 28 नवंबर 1940 को। ठीक है। और पहला सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। पहला कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1927 ईस्वी में। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। और राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह ने स्थापना किया था। किसने किसने? तो राम वृक्ष बेनीपुरी और अभिकांत सिंह ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तब वो दबाया था कमिश्नर टेलर ने। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? कमिश्नर टेलर ने। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तब वो चलाया गया था डुमरांव में। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो डुमरांव में। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की है? तो वो है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए प्रोत्साहित राशि की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो रोहतास में। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह ने अपनी राजधानी रोहतास में बनाई थी। बनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम क्या है? तो वो सही क्रम होगा कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर। कहाँ? कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। बनावरण की प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम, माने बढ़ते से घटते क्रम माने कैमूर में सबसे ज्यादा, जमुई में उसके बाद नवादा में, उसके बाद मुंगेर में। 43 नंबर, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तब वो पारित हुआ था 1918 में। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1918 में। बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ था? तब वो पास हुआ है 2020-21 में। बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ है? 2020-21 में। बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? तब वो किया जा रहा है राजगीर में। बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? तो राजगीर में किया जा रहा है। निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक
नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है, तब वो लिखा गया है शफक बानो के द्वारा। किनके द्वारा? शफक बानो के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है? तो शफक वानो के द्वारा। बिहार के निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिमी बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो वो करता है किशनगंज। बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिमी बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? किशनगंज। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तब वो थे श्री नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तब वो किया स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने। सियासत से सदस्यता सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बिहार में कुल कितने सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? तब वो कितने हैं? 8 हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार में कुल कितने सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? तो 8। ये जो 8 कैबिनेट मंत्री हैं वो कौन कौन है? तो एक तो हो गए 8 में से ये 8 में से 4 गो कैबिनेट मंत्री हैं और 4 गो राज्य मंत्री हैं। 4 राज्य मंत्री हैं और 4 कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, तो ये 4 कैबिनेट मंत्री का नाम जान लीजिए कि कौन कौन है। एक गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह। दूसरा ललन सिंह। तीसरा चिराग पासवान और जीताराम मांझी। तो जीताराम मांझी, चिराग पासवान, जीताराम मांझी, ललन सिंह और गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, ललन सिंह, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, ये 4 कैबिनेट मंत्री हैं। और 4 राज्य मंत्री के बारे में बात करें तो नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी। नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी। राजभूषण चौधरी, सतीश चंद्र दुबे, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, ये 4 राज्य मंत्री हैं। ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में बिहार की कुल कितनी महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है? तो 5 महिलाओं ने जीत हासिल की है। ठीक है, कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में बिहार के कुल कितनी महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है? तो 5। इन पांचों का आपको नाम जरूर याद रखना है। एक तो आप लोग याद रखिए विजय लक्ष्मी कुशवाहा। विजय लक्ष्मी कुशवाहा का नाम याद रखना है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा। ठीक है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो कि जनता दल यूनाइटेड से हैं। ये किससे हैं? तो जेडीयू से हैं। कहाँ से ये जीते हैं? सिवान लोकसभा क्षेत्र से। तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू से सिवान से जीते हैं और जेडीयू से 2 गो जीते हैं। एक तो हो गए विजय लक्ष्मी कुशवाहा और दूसरा हो गए लवली आनंद। क्या हो गए? लवली आनंद हो गए। ठीक है, लवली आनंद भी जदयू से ही जीते हैं। ठीक है, और ये जीते हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र से। कहाँ से? शिवहर लोकसभा क्षेत्र से। और एक जीते हैं बीना देवी। बीना देवी जो हैं एलजेपी से जीते हैं। एलजेपी से जीते हैं। और ये कहाँ से जीती हैं? तो वैशाली से। चौथा नंबर पे याद रखिए शांभवी देवी। शांभवी देवी ये भी एलजेपी के हैं और ये जीते हैं समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। और एलजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो चिराग पासवान। और 5 नंबर पे मीसा भारती, लालू प्रसाद की बेटी। ठीक है, और ये पाटलिपुत्र से जीते हैं और ये आरजेडी से हैं। ये पाटलिपुत्र से जीती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जदयू से 2 गो हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान से, लवली आनंद शिवहर से। दोनों सर जदयू से जो जीतने वाली महिला हैं वो सिवान, सा से सिवान और सा से शिवहर से हैं। एक का नाम है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो सिवान से हैं और लवली आनंद शिवहर से हैं। और जो एलजेपी से जीते हैं जो चिराग पासवान की पार्टी है, तो एक वैशाली से बीना देवी जीती है और समस्तीपुर से सांभवी देवी चौधरी जीती है। सांभवी चौधरी और बीना देवी वैशाली से, सांभवी समस्तीपुर से। और आरजेडी से जो कि पाटलिपुत्रा से जीती हैं वो है मीसा भारती, लालू प्रसाद की पुत्री।
अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार जाति जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस वर्ग की आबादी सर्वाधिक है? तो वो सर्वाधिक है किसकी? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की। किसकी? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस किस वर्ग की आबादी सर्वाधिक है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, मतलब ईबीसी की आबादी सबसे ज्यादा है। ठीक है। देखिए बिहार जब ये जनगणना हुआ था तो बिहार का आबादी कुल पता चला था उसमें 13.07 करोड़। ठीक है, 13.07 करोड़। अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 13,07,25,310 लोग थे। और अगर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का था 36.01%। ईबीसी कितना था? 36.01%। इसको देखा जाए तो लगभग 4.7 करोड़ था, 70 करोड़, माने 4,70,00,000 ईबीसी का पॉपुलेशन है। वही अगर बात करें अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जो जाति है उसका परसेंटेज था 19.65%, 19.65%, जो लगभग 2,2 करोड़ 56 लाख था, 2 करोड़ 56 लाख था। अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो उसकी आबादी था 15.52%, 15.52%। और अगर बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की, माने ओबीसी की बात करें तो वो था 27.12% था, 27.12% था। ठीक है, 27.12%, जो कि 3.3 करोड़ 54 लाख के आसपास जनसंख्या है ओबीसी का। ठीक है। और अगर अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए, एसटी की बात किया जाए तो बहुत ही कम। और एसटी की कितना था? तो 1.68%, 1.68% था एसटी का। ठीक है, एसटी का पॉपुलेशन। लेकिन धार्मिक जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण देखें तो 81.99% हिंदू था और 17.71% मुस्लिम था। तो 81.99% हिंदू था और 17.71%, 17 को देखिए उलट दीजिए, 17 को उलट दीजिएगा तो 17.71 है। और 81.99 माने 82 से जस्ट 0.01 कम परसेंट कम। और अन्य धर्म 0.3% था। तो ये सारे डेटा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और एक सवर्ण जाति के बारे में बात किया जाए तो मात्र वो 15.52% था। सवर्ण जाति कितना था? 15.52%। तो हमने आपको इतना याद करवा दिया, याद कर लीजिएगा। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य में कितनी आबादी के पास सरकारी नौकरी है? तो सरकारी नौकरी कितने लोग के पास है? तो मात्र 1.5% के पास सरकारी नौकरी है। देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया, लंबाई उसकी कितनी है? तो उसका 411 मीटर उसका लंबाई है। तो देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है, लंबाई उसका 411 मीटर है। और ये बिहार में फल्गु नदी पर है। निर्माण की अवधि, इस डैम को निर्माण में 2 वर्ष लग गया था। और जिसकी चौड़ाई, अगर लंबाई तो पूछ दिया 411, चौड़ाई पूछा जाए तो 95 मीटर बताइएगा। और ऊंचाई पूछा जाए तो 3 मीटर, 3 मीटर की ऊंचाई, 95 मीटर की चौड़ाई, 411 मीटर की लंबाई। और इस डैम का निर्माण में लगभग 312 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ठीक है। बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? तो वो बिंदेश्वर पाठक को प्रदान किया गया। किनको? बिंदेश्वर पाठक को। बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया? बिंदेश्वर पाठक को। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तब वो कौन से जनजाति ने लिया था? तो केवल उराव जनजाति ने लिया था। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो केवल संथाल ने। और आपको पता होगा कि गया का अधिवेशन 37वां नंबर का अधिवेशन था। ठीक है। और उसको चितरंजन दास अध्यक्षता कर रहे थे। इसी में उराव जनजाति ने भाग लिया था। बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह, बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? तो वो हैं काली काली किंकर दत्त हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो काली कंकर दत्त हैं। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथी
कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ ही कौन थे? तो वो कौन थे? उपयुक्त में से एक से अधिक थे, मतलब कौन कौन थे? बहुत सारे लोग इसमें थे, जिसमें ये सारे हैं: महादेव देसाई, नरहरि पारिक, अब्दुल बारी। और भी मैं बोलता हूँ एक बार नाम, आप थोड़ा सा माइंड में कलेक्ट करने का प्रयास करिएगा। गांधी जी के जो सहयोगी थे चंपारण आंदोलन में, वो थे अच्छा, एक चीज और बताइए पहले, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल को चंपारण पहुंचे। तो पटना कब पहुंचे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर? तो 10 अप्रैल को पटना पहुंचे, 15 अप्रैल को 1917 को चंपारण पहुंचे। और इस साथ ही कौन कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल तो खुद हो ही गए, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, धरणीधर थे, कृष्ण सिंह थे, राम नौसी प्रसाद थे, मजरूल हक भी थे, जेबी कृपलानी थे, पोलक थे, शंभू सदन थे, नरसिंह पारेख थे, महादेव देसाई थे, ब्रज किशोर और शंभूनाथ भी थे। ठीक है, इतने सारे थे। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का रहा, तो चलिए मिलान करते हैं। चेर विद्रोह, ये चेरा नहीं, चेर विद्रोह है। चेर विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1800 से 1802 ईस्वी के बीच में। चेर विद्रोह 1800 से 1802 के बीच में। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 के बीच में। भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 से 33 के बीच में। और 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, एक और ऐसी याद रख लीजिए, खरवार विद्रोह, खरवार खरवार आंदोलन, खरवार आंदोलन को याद कर लीजिए, और साथ साथ मुंडा को याद कर लीजिए, मुंडा आंदोलन को, और ताना भगत आंदोलन को याद करना है। ताना भगत आंदोलन को याद करना है। देखिए, खरवार आंदोलन जो था वो 1874 में हुआ था, और मुंडा आंदोलन जो हुआ था वो 1899 से 1900 के बीच में हुआ था, और 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तब वो की पुरुषोत्तम दास टंडन ने। किसने किया? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने। और ये कब किए थे? तो 1934 में। और स्वामी सहजानंद सरस्वती 1935 में किए थे, और ये तीसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तीसरी 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने तीसरा अधिवेशन किया था, और कहाँ? हाजीपुर में। कहाँ किया था? हाजीपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन की कह रहा है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल कब से कब तक हुआ? तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 के बीच में चौथा कृषि रोड मैप है। चौथा कृषि रोड मैप का तारीख कितना है? तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2028 तक। बिहार में एस्बेस्टस किस जिले में पाई जाती है? तो बिहार में एस्बेस्टस किस जिले में पाई जाती है? तो मुंगेर जिले में। बिहार में एस्बेस्टस किस जिले में पाई जाती है? तो मुंगेर जिला। बिहार के किस स्थान पर फूड पार्क का स्थापना की स्वीकृति नहीं दी गई है? तो वो कहाँ पे नहीं दी गई है? हाजीपुर में नहीं दी गई है, बाकी बक्सर, भागलपुर और कटिहार में दिया गया है। बिहार में किस स्थान पर फूड पार्क की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी गई है? तो भागलपुर, कटिहार और बक्सर में दिया गया है, हाजीपुर में नहीं दिया गया है। रामायण सर्किट से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो रामायण सर्किट से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वो देखते हैं। तो रामशिला पश्चिमी चंपारण में, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि रामशिला पश्चिमी चंपारण में नहीं बल्कि गया में है। कहाँ है रामशिला? तो गया में। सीताकुंड सीतामढ़ी में। अहिल्या स्थान दरभंगा में। सिंहेश्वर कहाँ है? तो सहरसा में। रामशिला गया में। सिंहेश्वर स्थान कहाँ है? सहरसा में। अहिल्या स्थान दरभंगा में। सीताकुंड सीतामढ़ी में है। ठीक है, और रामशिला मैंने बता ही दिया, गया में। और वाल्मीकि नगर एगो याद कर लीजिए, वाल्मीकि नगर एक प्रेतशिला। वाल्मीकि नगर कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। और एक याद रख लीजिए, प्रेतशिला। प्रेतशिला कहाँ है दोस्तों? रामशिला और प्रेतशिला ये दोनों ही गया में है, दोनों ही गया में है। रामशिला और प्रेतशिला गया में है। बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष कब मनाया जाता है? 2021 में। बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया तो 2021 में। और कब? 7 फरवरी 2021 को, सॉरी 7 फरवरी 1921 को विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई। इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया गया। बिहार में ग्राम सभा का कोरम
में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/20वां भाग। बिहार में ग्राम सभा का कोरम यानी गणपूर्ति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/20वां भाग। बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लाया गया? बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लाया गया? तब वो लाया गया है 2007 में। बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लाया गया? तो वो लाया गया 2007 में। वर्तमान में कुल नगर निकायों की संख्या कितना है? तो अगर कोई पूछे कि कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है, नगर निकाय की संख्या, तो वो है 261। और अगर कोई पूछे नगर निगम कितने हैं, नगर निगम कितने हैं, तो बताइएगा 19। और कोई पूछे नगर परिषद कितना है, नगर परिषद कितना है, तो नगर परिषद है 88। अगर कोई पूछे नगर पंचायत कितना है, तो नगर पंचायत है 154। नगर पंचायत कितना है? 154। नगर निकाय कितना है? 261। नगर निगम कितना है? 19। नगर परिषद कितना है? तो 88। नगर पंचायत कितना है? 154। नीतीश कुमार बिहार में प्रथम बार मुख्यमंत्री की शपथ कब ली? तो वो लिए दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री की शपथ 3 मार्च कब लिए? 3 मार्च 2000 को लिए। इसमें ऑप्शन ही नहीं था। 2000। और उसके बाद 3 मार्च को 2000 को लिए और 7 दिन तक सीएम बने और 7 मार्च 2000 को मतलब इनको स्वाति करना पड़ा, क्या रिजाइन करना पड़ा। और वर्तमान में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम कब की गई? तब वो किया गया 1793 में। कब किया गया? सॉरी, 1973 में किया गया। बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम कब की गई? 1973 में। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य के सचिवालय का प्रावधान निहित है? तो वो निहित है 188 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य के सचिवालय का प्रावधान निहित है? तो 188 के तहत। और 178 जो देख रहे हैं, 178 अनुच्छेद, इसके तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंधित है। विधानसभा जो है बिहार में, तो उसका जो अध्यक्ष पद होता है और उपाध्यक्ष पद होता है, इससे संबंधित है अनुच्छेद 178। और 182 की अगर हम बात करें, 182 की, तो ये विधानसभा देखिए, बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो अगर विधानसभा के अगर हम लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो 178। और 182 एक विधानसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में जिक्र है। सभापति और उपसभापति के बारे में जिक्र है। वहीं हम लोग बात कर लें, 188 तो मैंने बता ही दिया। 192 कुछ मतलब इसके लिए संदर्भ में नहीं है। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर कब आक्रमण किया गया? तब वो आक्रमण किया गया 1225 ईस्वी में। कब किया गया? 1225 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर कब आक्रमण किया गया? 1225 ईस्वी में। अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया? तो वो 1620 में किया गया। अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया? 1620 में। लीची अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मुसहरी। मुसहरी। लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुसहरी में है। और मुसहरी कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में एक जगह है, मुजफ्फरपुर में एक जगह है मुसहरी, वहां पे लीची अनुसंधान केंद्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो पटना में। पटना में क्या है दोस्तों? तो पटना में मैं बोलता हूँ, सुनिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय पटना में है। अगर कोई पूछे आपसे कि दलहन दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दलहन का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बताइएगा पूर्णिया, सॉरी मोकामा। दलहन का रिसर्च सेंटर कहाँ है, अनुसंधान केंद्र? मोकामा। मक्का अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है? मक्का मक्का का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेगूसराय। मक्का के लिए कहाँ है? तो बेगूसराय है। और लीची अनुसंधान तो मैंने बता ही दिया, मुसहरी मुजफ्फरपुर। जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना। जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना। गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? तब वो दिया था डब्ल्यू बी हाईकॉक ने। गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो डब्ल्यू बी हाईकॉक ने। बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा
किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी? तब वो राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति की गई थी। बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी? राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता को वर्ष 1912 में कलकत्ता हाईकोर्ट का प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया हसन इमाम को। किनको? हसन इमाम को। निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता को वर्ष 1912 में कलकत्ता हाईकोर्ट का प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया गया? तो हसन इमाम को। बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? तो वो है शिवहर। कौन है? शिवहर। बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि बजट 2023-24 के अनुसार पूरे बिहार में औसत फसल सघनता कितना है? औसत फसल सघनता कितना है? तो वो है 144%। कितना है? 144%। कितना है? 144%। और सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला कहाँ है? भोजपुर। भोजपुर के बारे में क्या याद रखेंगे आप? तो भोजपुर के बारे में याद रखिएगा कि सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला है। सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला है। शुद्ध बुआई वाला जिला है। बुआई वाला जिला है। और फसल सघनता वाला जिला कौन है? शिवहर। सबसे कम फसल सघनता वाला जिला पूछे तो पूर्णिया। पूर्णिया में क्या है? तो सबसे कम सघनता वाला जिला है। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा। तो किस लिए रहा? तो 2, 3, 4 इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। 2, 3 और 4 इसके सही हो जाएंगे। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर विद्या केंद्र के रूप में है प्रसिद्ध था, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण किस लिए रहा? तो विद्या के केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में रहा। देखिए, प्रशासनिक केंद्र के रूप में किस लिए रहा? क्योंकि तुर्क काल में यह प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रहा था, इसलिए प्रसिद्ध रहा। और अगर बात करें कि धार्मिक केंद्र के रूप में क्यों, तो ये सूफी केंद्र भी रहा था। मलिक बयां, जो कि मलिक बाया यानी इब्राहिम का मकबरा और सफरुद्दीन मनेरी का दरगाह बिहार शरीफ में ही था। बिहार शरीफ में क्या था? सफरुद्दीन मनेरी का और मलिक बया यानी इब्राहिम का मकबरा था। ठीक है। और ज्ञान का विद्या का केंद्र तो आप लोग को पता ही होगा किस लिए था, कि उदंतपुरी महाबिहार की स्थापना धर्मपाल के द्वारा बिहार शरीफ में ही किया गया था। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो फिरदौसी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध किससे था? किस सूफी संप्रदाय से था? तो फिरदौसी। बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन वाले प्रमुख 3 जिले कौन कौन हैं? तो वो जिले कौन कौन हैं? तो वो हैं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली। कह रहा है कि आम उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा दरभंगा, फिर पूर्वी चंपारण और फिर पश्चिमी चंपारण। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए केला के लिए बता दीजिए, तो केला के लिए आप बता दीजिएगा सबसे पहले नंबर पे मधुबनी, फिर बता दीजिएगा वैशाली और मुजफ्फरपुर। वैशाली और मुजफ्फरपुर बता दीजिएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर। माने केला के लिए मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। ऐसे अगर कोई पूछे आपसे अमरूद के लिए, तो अमरूद के लिए क्या बता दीजिएगा? नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास। नालंदा, नालंदा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास। मुजफ्फरपुर और रोहतास। मुजफ्फरपुर और रोहतास। रोहतास। अगर ऐसी लीची उत्पादन के लिए कोई पूछ दे आपसे, तो बताइएगा सबसे नंबर 1 पे मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लीची के लिए, और पूर्वी चंपारण और वैशाली। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली, और वैशाली। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो लीची के लिए मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली। केला के लिए मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। अमरूद के लिए नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास। और अगर आम के बारे में पूछा जाए, तो आम के बारे में अभी आप लोगों को याद करवा दिया था, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तब वो मिट्टी पाई जाती है करैल कैवाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करैल कैवाल मिट्टी दक्षिण बिहार में। थोड़ा सा आप लोग मिट्टी के बारे में बता देता हूँ कि उत्तर बिहार की मिट्टी में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, और दक्षिण बिहार में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो इधर हो गया उत्तर बिहार और ये हो गया दक्षिण बिहार। ठीक है। तो देखिए, उत्तर बिहार में एक पर्वत पादीय मिट्टी पाया जाता है। पर्वत पादीय मिट्टी पाया जाता है। पर्वत पादीय मिट्टी पाया जाता है। और तराई मिट्टी भी उत्तर बिहार में पाया जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी
यानी कि जिसको बांगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर, वो भी पाया जाता है। और नवीन जलोढ़ भी, तो चार वो आप लोग याद रख लीजिएगा। नवीन जलोढ़ जिसको खादर कहा जाता है, खादर और बांगर भी दोनों ही उत्तर बिहार में पाया जाएगा। पर्वत पादीपीय और तराई की मिट्टी भी पाया जाएगा। वही दक्षिण बिहार की बात करें तो टाल मिट्टी पाया जाएगा, टाल मिट्टी, कगाड़ी मिट्टी भी पाया जाता है, कगाड़ी मिट्टी, टाल मिट्टी और पुरानी जलोढ़ वही करैल कवाल। दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, करैल कवाल कहते हैं, करैल कैवाल मिट्टी कहते हैं, करैल कैवाल मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी जिसको बलथर मिट्टी भी कहा जाता है, लाल पीली मिट्टी को बलथर मिट्टी भी कहा जाता है। तो इतने बात आप लोग याद रखिएगा। 83 का क्वेश्चन देख लीजिए कि सत्य कथन का चयन करें। तो 83 में जो सत्य कथन है वो क्या है, तो इसमें से दो कथन जो है सही है, बाकी तीसरा गलत है। पहला कह रहा है कि पथ घनत्व के अनुसार बिहार का स्थान देश में तीसरा है, तो ये बात सही है कि पथ घनत्व के अनुसार बिहार का स्थान देश में कितना है, तीसरा है। और राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का जिला पटना है, मतलब नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का जिला कौन है, तो पटना। ये वाला गलत है कि नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई वाला बिहार का जिला शेखपुरा है, ये गलत है। ये शिवहर होगा, क्या होगा, शिवहर। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला बिहार का जिला कौन है, शिवहर। यहाँ मात्र 22 किलोमीटर है और पटना में 506 किलोमीटर है। ठीक है, तो इतना बात आप लोग को याद रखिएगा। अगर कोई पूछे कि सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो आठवां। आठवां किस लिए स्थान है, तो सड़कों की कुल लंबाई में। और पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार में देश में कितना स्थान है, 10वां। बिहार में 10वां स्थान है पक्की सड़कों की कुल लंबाई में। और सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। और पथ घनत्व के अनुसार बिहार का स्थान में तीसरा है। ठीक है, उत्तर बिहार में कौन सा दोआब विभाजित नहीं करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर बिहार में कौन सा दोआब विभाजित नहीं करती है, तो गंगा सोन सोन दोआब ये उत्तर बिहार को जो है विभाजित नहीं करता है। ठीक ना, बाकी घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब उत्तर बिहार में दोआब हैं। उत्तर बिहार के दोआब कौन है, इन दोनों उत्तर बिहार के हैं और ये दक्षिण बिहार के दोआब हैं। इसलिए उत्तर बिहार को इन दोनों अलग करेंगे। अगर यही उत्तर बिहार की जगह पे दक्षिण बिहार पूछा जाता तो गंगा सोन दोआब सही हो जाता। अब इसको मिलान करने कह रहा है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ जिला और उसके स्थल है। पहला कह रहा है कि इसका आंसर मैं मिलान पहले बता देता हूँ कि 4 3 2 1 मिलान होने वाला है। माने गोगा विल झील या घोघा झील ये किससे मिलान हो जाएगा, तो कटिहार से। माने कटिहार में गोगा बिल या घोघा झील है। और घोड़ा कटोरा झील कहाँ है, तो घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में। और सिमरी झील कहाँ है, तो सहरसा में। सिमरी झील कहाँ है, सहरसा में। पिपरा मंझिल मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। पिपरा झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। मैं आप लोग को कुछ कुछ झीलें आप लोग को याद करवा देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। अगर बात करें कांवड़ झील, तब वो कांवड़ झील कहाँ है, बेगूसराय में। कांवड़ झील कहाँ मिलेगा, तो बेगूसराय में मिलेगा। और वही अगर बात कर लें, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ भी। गोगा बिल झील के बारे में बात किया जाए, इसी को घोघा झील भी कहा जाता है, गोगा बिल या घोघा झील। ये कहाँ मिलेगा, तो अभी अभी मैंने बताया था कटिहार में। कांवड़ झील बेगूसराय में, गोगा बिल घोघा झील कटिहार में। और कुशेश्वर झील की बारे में बात किया जाए तो कुशेश्वर, तो कुशेश्वर आप लोग को मिलेगा दरभंगा में। कुशेश्वर कहाँ मिलेगा, तो दरभंगा में मिलेगा। घोड़ा कटोरा झील कहाँ मिलेगा, घोड़ा कटोरा, तो घोड़ा कटोरा के बारे में हमने बताया था राजगीर नालंदा में मिलेगा। राजगीर नालंदा में घोड़ा कटोरा मिलेगा। अनुपम झील कहाँ मिलेगा, अनुपम, अनुपम झील मिलेगा आप लोग को कैमूर में। अनुपम झील कहाँ मिलेगा, तो कैमूर में मिलेगा। सिमरी झील कहाँ मिलेगा, सिमरी झील, तो सिमरी झील मिलेगा आप लोग को सहरसा में। सिमरी झील कहाँ मिलेगा, सहरसा में। जगतपुर झील कहाँ मिलेगा, जगतपुर झील, जगतपुर झील मिलेगा भागलपुर में। जगतपुर झील कहाँ मिलेगा, तो भागलपुर में मिलेगा। और मोती झील कहाँ मिलेगा, मोती झील, तो मोती झील मिलेगा मोतिहारी में। मोती झील कहाँ मिलेगा, मोतिहारी में। मोतिहारी कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में। ठीक ना, मोती झील। और सरैया मैन कहाँ मिलेगा, सरैया मैन, सरैया मन जो है वो मिलेगा बेतिया में। सरैया मन जो है वो मिलेगा बेतिया में। कहाँ मिलेगा, पश्चिमी चंपारण में सरैया मन मिलेगा बेतिया में। और पिपरा,
पिपरामन कहाँ मिलेगा? तो पिपरामन मिलेगा मोतिहारी में। पिपरामन क्या कहाँ मिलेगा? तो मोतिहारी में। और ये मिलेगा पूर्वी चंपारण में, ये मिलेगा पूर्वी चंपारण में। कांवर झील कहाँ मिलेगा? बेगूसराय में। गोगा झील या घोघा झील कहाँ मिलेगा? कटिहार में। कुशेश्वर कहाँ मिलेगा? दरभंगा में। घोड़ा घोघा घोड़ा कटोरा कहाँ मिलेगा? तो राजगीर नालंदा में। अनुपम झील कैमूर में। सिमरी झील सहरसा में। सिमरी झील सहरसा में। जगतपुर झील भागलपुर में। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। सरैया मैन बेतिया पश्चिमी चंपारण में। पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। पिपरामन मोतिहारी, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अब है कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है, तो देखिए कि कौन सा कथन गलत है। इसमें से मांझर कुंड जलप्रपात नालंदा में नहीं होगा, बल्कि सासाराम में होगा। नालंदा में ना होकर कहाँ होगा? तो सासाराम में होगा। कहाँ होगा? सासाराम में होगा। और सासाराम कहाँ है? तो रोहतास है, तो रोहतास में होगा। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि करमनासा जलप्रपात कहाँ है? तो बक्सर में है। करमनासा जलप्रपात कहाँ है? तो बक्सर में है। करमनासा जलप्रपात बक्सर में। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में। ठीक है, और जियार कुंड जलप्रपात कहाँ है? भोजपुर में। जियार कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो भोजपुर में। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है? कैमूर में। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो कैमूर में। और तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ है? तो सासाराम रोहतास में। सासाराम रोहतास में है। ठीक है, सासाराम रोहतास में है तुतला भवानी। और फिर धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है? सासाराम में। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो सासाराम में। सासाराम कहाँ? तो रोहतास में। ठीक है, और दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। दुर्गावती के बारे में पूछा जाए तो बताइएगा रोहतास में, जो कि सबसे ऊंचा है बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि सत्य कथन का आप लोग को चयन करना है। तो चलिए सत्य कथन के बारे में बताइए। इसमें से देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है कि त्रिवेणी तिरहुत और दोन नहर गंडक नदी पर स्थित है। गंडक नदी पे कौन सा नहर स्थित है? तो त्रिवेणी है, तिरहुत है और दोन है। जो किस नदी पे है? तो गंडक नदी पे है। और पूर्वी कोसी पश्चिमी कोसी और राजपुर नहर कोसी नदी पर है। तो कोसी नदी पे कौन सा नहर है? तो पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर नहर किस नदी पे है? तो कोसी नदी पर है। इतना याद हो गया। और इन तीनों माने गंडक नदी पे जो है, इसमें कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो त्रिवेणी तिरहुत और दोन नहर पे। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, ये सब होते हैं। और पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर कोसी नदी पे। और इससे पूर्वी कोसी से लाभान्वित जिले कौन कौन है? तो वो हैं अररिया, सुपौल और पूर्णिया। अररिया, सुपौल सुपौल और पूर्णिया। अगर मैं बात करूं पश्चिमी कोसी से कौन से जिला लाभान्वित है? तो दरभंगा, मधुबनी और सुपौल। दरभंगा, मधुबनी और सुपौल। ठीक है, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल। अगर बात करें राजपुर नहर से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो वो होता है सहरसा, मधेपुरा और सहरसा, मधेपुरा मधेपुरा और क्या है एक बेगूसराय। कौन? बेगूसराय। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा। एक है पूर्वी सोन, एक है पश्चिमी सोन। तो पूर्वी सोन अगर पूछा जाए आपसे कि पूर्वी सोन बताइए किस नदी पे है, तो ऑफ कोर्स सोन नदी पे है। पश्चिमी सोन भी कोई अगर पूछे तो कहाँ बताइएगा? सोन नदी पे ही है। लेकिन सवाल ये थोड़ी ना पूछा जाएगा, ये तो सबको जानता है पूर्वी सोन कौन सी नदी पे है। इसमें पूछा जाएगा कि इससे लाभान्वित जिला, तो औरंगाबाद, पूर्वी सोन में औरंगाबाद आएगा, जहानाबाद आएगा और साथ साथ पटना, गया, अरवल भी आएगा। पटना, गया और अरवल भी आ जाएगा। ठीक है, तो सोन नदी पे पूर्वी सोन में औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। पश्चिमी सोन की बात करें जो सोन नदी पे है, वो हो जाएगा रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से सत्य कथन क्या है? तो दो पॉइंट ये सत्य है कि बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण,
नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन कैमूर के पहाड़ी, मुंगेर, जमुई तथा बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिहार में अगर शुष्क पर्णपाती वन के बारे में बात किया जाए तो कैमूर के पहाड़ी, मुंगेर, जमुई तथा बांका आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। और आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे? तो किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में। और ये लास्ट वाला गलत कह रहा है कि बिहार के अधिकांश भागों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये गलत है। अच्छा, अब 89 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 89 नंबर, नवासी में कह रहा है कि बिहार के संदर्भ में आप लोग को सत्य कथन बताना है। सत्य कथन, तो इसमें से देखिए क्या क्या कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से 1, 2, 4 सही है और तीसरा गलत है। कह रहा है कि वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की चरम मांग पूर्ति 75-76 मेगावाट पहुंच गई। कितना पहुंच गया? 75-76 मेगावाट। वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की चरम मांग पूर्ति 75-76 मेगावाट पहुंच गई। और बिहार राज्य में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले क्रमशः पटना, गया, मुजफ्फरपुर है। बिहार राज्य में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला क्रमशः पटना, गया, मुजफ्फरपुर है। और ये देखिए गलत है कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2021-22 में 429 किलोवाट घंटा रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें रहा है प्रति व्यक्ति उपभोग वर्ष 2021-22 में 429 नहीं बल्कि 329 किलोवाट घंटा रहा है। तो ठीक है, बिहार में याद रख लीजिए कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2021-22 में कितना किलोवाट घंटा रहा? तो 329 किलोवाट। वर्ष 2022-23 में सबसे कम बिजली खपत वाले जिले क्रमशः शेखपुरा, अरवल और शिवहर रहा। वर्ष 2022-23 में सबसे कम बिजली खपत वाले जिले क्रमशः शेखपुरा, अरवल एवं शिवहर रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 90 नंबर कह रहा है कि अब यहाँ से फिर से आप लोग को ये ऊपर में याद करवा दिया हूँ, तो मिलान करने का रहा, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 2। क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2। मतलब बताइए गौतम बुद्ध कहाँ है? गया में, तो गौतम बुद्ध गया में। उदयपुर के बारे में हमने बताया था चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण। गौतम बुद्ध कुशेश्वर दरभंगा के बारे में मैंने बताया था। और रजौली नवादा। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये पहले करवा चुका हूँ। असत्य कथन का चयन कर लेना है, तो चलिए असत्य कथन का चयन कर लेते हैं। इसमें से केवल एक पहला जो है, चेरो वंश की स्थापना 13वीं सदी में नहीं हुआ था, ये 12वीं सदी में हुआ था। चेरो वंश का स्थापना 12वीं सदी में हुआ था। चेरो राज से संबंधित क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा वाराणसी के क्षेत्र हैं। चेरो राज से संबंधित कौन से क्षेत्र हैं? तो ये हैं चेरो राज्य में से संबंधित शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा वाराणसी के क्षेत्र थे। चेरो वंश का मुख्यालय कहाँ है? तो बिहिया यानी भोजपुर था। चेरो वंश का मुख्यालय कहाँ है? तो भोजपुर था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का देखिए चयन करना है, तो पता चलेगा कि इसमें से सी जो है आर्यभट्ट ब्रह्म सिद्धांत का, ये गलत है। क्योंकि आर्यभट्ट जो ब्रह्म सिद्धांत नहीं बल्कि आर्यभट्टियन सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका में कौन कौन लिखे हैं, जो मैं लिख देता हूँ। आर्यभट्टियन, एक किताब का नाम है आर्यभट्टियन सूर्य सिद्धांत। क्या है? सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियन सूर्य सिद्धांत। और 10 गीतिका, क्या है? 10 गीतिका। तो आर्यभट्टियन सूर्य सिद्धांत 10 गीतिका, ये आर्यभट्ट के लिखे हुए किताब हैं। और ये कामंडक नीतिसार वात्सायन कामसूत्र, वात्सायन के द्वारा कामसूत्र लिखा गया है। और कालिदास के द्वारा विक्रमो बर्षियम लिखा गया है। कालिदास के द्वारा विक्रमो बर्षियम लिखा गया है। और भी लिखा गया है कालिदास के द्वारा विक्रम बर्षियम, और फिर ऋतु सहारम लिखा गया है। ऋतु सहारम लिखा गया है। और कुमार संभवम मेघदूत लिखा गया है। कुमार संभवम और मेघदूत लिखा गया है। मेघदूत लिखा गया है। रघुवंशम भी लिखा गया है। रघुवंशम भी लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका
मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहारम, विक्रमो वर्षियम, ये लिखे गए हैं कालिदास के द्वारा। बादशाहन के द्वारा कामसूत्र, कामंडक के द्वारा नीतिसार, और आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका। एक याद रखिए, ब्रह्मगुप्त गुप्त, ये जो ब्रह्म सिद्धांत लिखा गया है, ये लिखा गया है ब्रह्म सिद्धांत, माने भारत का न्यूटन कहा जाता है उनको, ब्रह्मगुप्त को क्या कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत लिखा था। एक और याद रख लीजिए, अमर सिंह का किताब का नाम है अमरकोश। अमर सिंह के किताब का नाम क्या है? अमरकोश। क्या नाम है? अमरकोश। और शूद्रक के बारे में याद रखिए, शूद्रक ने जो किताब लिखा था वो लिखे हैं मिर्च कटिकम। मिर्च कटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? तो शूद्रक के द्वारा। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। बिहार में सबसे अधिक जिला किन प्रमंडलों के अंतर्गत आते हैं? तो वो तिरहुत, पटना और मुंगेर के अंतर्गत आते हैं। तिरहुत, पटना और मुंगेर के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, मतलब तिरहुत में 6 जिला, पटना में 6 जिला, मुंगेर में 6 जिला। ये प्रमंडल है। टोटल जानते हैं आप लोग को, 9 प्रमंडल है हमारे बिहार में। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल। एक तिरहुत, पटना, मुंगेर, सारण चौथा, और दरभंगा चौथा, पांचवा, और कोसी छठा, और भागलपुर सातवां, और मगध आठवां, और नौवां कौन होगा? मुंगेर। इतने हो जाते हैं। तो तिरहुत, पटना, मुंगेर में 6 होता है। सारण में 3 होता है। सारण में 3 जिला है। और तिरहुत में भी बता ही दिया 6 जिला है। दरभंगा में 3 जिला है। दरभंगा में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कोसी में भी 3 जिला है। कोसी में 3 जिला है। पूर्णिया में कितने जिले हैं? तो पूर्णिया में इसमें नहीं दिया गया है, तो पूर्णिया लिख देता हूँ। पूर्णिया में भी कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। पटना में 6 जिला है। मगध में 5 जिला है। मगध में 5 जिला है। और मुंगेर में 6 जिला है। मुंगेर में भी 6 जिला। भागलपुर में 2 जिले हैं। भागलपुर में कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। तो इतने जिले आप लोग याद रखिएगा। अगर हेडक्वार्टर पूछे तो सारण का छपरा होता है हेडक्वार्टर, सारण का छपरा। तिरहुत का मुजफ्फरपुर होता है हेडक्वार्टर। दरभंगा का दरभंगा। कोसी का सहरसा। कोसी प्रमंडल का जो होता है सहरसा होता है। पटना का तो पटना होता ही है। पूर्णिया का पूर्णिया होता है। मगध का गया होता है। मगध का गया पर इसका मतलब हेडक्वार्टर है। और भागलपुर का भागलपुर। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैप पे जाकर पढ़ लीजिएगा कि कौन से जिले हैं। ठीक है। हम लोग 94 नंबर में आ जाते हैं। कह रहा है कि 94 नंबर में कि जनगणना 2001 के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को बताएं। तो केवल दूसरा ही असत्य कथन है, बाकी के बाकी क्या है? सारे के सारे सही हैं। दूसरा में कह रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, पटना और भोजपुर है, जो कि गलत है। ये हो जाएगा रोहतास, पटना और भोजपुर। क्या पूछ रहा है? सॉरी, 94 के थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें दो वो गलत है। दो कौन कौन गलत है मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। 4 और 5 दोस्तों गलत है, और बाकी 1 2 3 सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले शिवहर, पटना और दरभंगा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन है? तो शिवहर, पटना और दरभंगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन है? तो रोहतास, पटना और भोजपुर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन है? तो रोहतास, पटना और भोजपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन कौन है? तो रोहतास, मुंगेर और पटना। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन कौन है? तो रोहतास, मुंगेर और पटना। एससी प्रतिशत वाले 3 जिले कौन कौन है? एससी वाले तो ये हैं गया, नवादा और औरंगाबाद। कहाँ कहाँ? गया और औरंगाबाद, और गया, नवादा और औरंगाबाद। गया, नवादा और औरंगाबाद। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के मामले में 3 जिले कौन कौन है? तो गया, नवादा और औरंगाबाद। अब पूछ रहा है एसटी के बारे में। तो एसटी के बारे में जो 3 जिले हैं परसेंटेज के माध्यम से, तो वो है पश्चिमी चंपारण। वो कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बाद है कटिहार, और पश्चिमी चंपारण, कटिहार
और इसके बाद नंबर आता है जमुई का। इसके बाद नंबर किसका आता है? जमुई का। तो आप लोग ये 94 नंबर क्वेश्चन याद कर लीजिए। राज्यपाल के विवेक आधारित अधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? इसमें सारे कथन सत्य हैं कि राज्यपाल के विवेक आधारित अधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो विधेयकों की स्वीकृति देने में, विधानसभा भंग करने में और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में राज्यपाल के विवेक आधारित अधिकार के अंतर्गत में कौन से कथन सत्य है? तो वो है विधेयकों की स्वीकृति देने में, विधानसभा भंग करने में, मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने में। अब बताना है आप लोग को कि सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से सत्य कथन दोस्तों ये चारों के चारों ही क्या है? सत्य कथन है। कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। फिर से याद रख लीजिए, पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। और पटना उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स केनियर थे। कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स कैनियर थे। मेनार्ड डेस चैम्प्स कैनियर थे। और पटना उच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो के विनोद चंद्रन हैं। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन। और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। पटना मुख्य उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 29 न्यायाधीश और 14 वो अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। असत्य कथन का हम लोग को चयन करने का रहा। तो देखिए बताइए कि असत्य कथन कौन है? इसमें से डी वाला गलत है कि चैता या फाल्गुन माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। चैता जो है फाल्गुन माह में नहीं गाया जाता है बल्कि चैत माह में ही गाया जाता है। कौन से माह में? चैत माह में। और सोहर क्या है? तो शिशुओं को जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाना गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है, वो क्या है? सोहर। और कजरी क्या है? तो कजरी है दोस्तों यह सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। कजरी क्या है? तो यह सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। और झरने नृत्य क्या है? झरने नृत्य तो यह मुहर्रम के वक्त आयोजित किया जाता है। झरने नृत्य मुहर्रम के वक्त आयोजित किया जाता है। यहाँ से आप लोग को सत्य कथन बताना है किसके संदर्भ में? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 2023-24 के अनुसार सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन के बारे में बताना है। इसमें से केवल तीसरा सही है कि तृतीय क्षेत्रांक में 59.98% होगा, लेकिन द्वितीय क्षेत्रक की बात करें तो यह इसमें 20.04% होगा। कितना? 20.04%। और अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो 19.97% होगा। अगर बात करें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कि सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा के संबंध में बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में 19.97, द्वितीय क्षेत्र में 20.04% और तृतीय क्षेत्र में 59.98% होगा। ठीक है, तो इतना बात याद रख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि बिहार चीनी उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताएं। तो जो इसमें सत्य कथन है वो केवल एक ही सत्य कथन है कि चीनी उद्योग के संबंध में बोल रहा है ना। तो चीनी उद्योग में आर्थिक सर्वेक्षण अगर 2023-24 का डेटा देखिएगा तो उसके अनुसार बिहार में अभी तक 11 चीनी मिल है, जिसमें 9 चालू अवस्था में है, बाकी 2 तो बंद है। आर्थिक सर्वेक्षण अगर 2023-24 को डेटा देखा जाए तो बिहार में कितने चीनी मिल हैं? 11, जिसमें कितने चालू हैं? 9। ठीक है, बाकी दूसरा पॉइंट जो कह रहा है वो गलत कह रहा है कि 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 50.74 लाख क्विंटल हुआ है। ये 50.74 लाख क्विंटल नहीं बल्कि 62.74 लाख क्विंटल हुआ है। कितना? 62.74 लाख क्विंटल हुआ है। निम्न कथनों पर फिर से विचार करें और सत्य कथन का पहचान करें। तो 1, 2, 3 इसमें क्या है? सही है। चौथा गलत है। कह रहा है बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में स्थित है। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित है। बिहार पश्चिमी बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। तो ये भी सही है कि बिहार जो है पश्चिमी बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक है। माने सर्वाधिक जूट उत्पादक वाले राज्य कौन है? पश्चिमी बंगाल। तो बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम है और एकमात्र राज्य भी है।
लीची उत्पादन में बिहार का देश में दूसरा स्थान है, तो नहीं, ये भी प्रथम स्थान है, दूसरा नहीं बल्कि लीची उत्पादन में भी बिहार प्रथम स्थान पे आता है। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में कि पहला कह रहा है कि चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेशन समिति का गठन किया गया था। बिल्कुल सही है कि चंपारण में कृषकों की स्थिति के जांच के लिए चंपारण एग्रीगेशन समिति का गठन किया गया है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, शंभू शरण आदि थे। तो ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। अब मिलान करने का रहा, लोकसभा चुनाव से संबंधित है। तो देख लीजिए, इसका मिलान का मैं सही आंसर बता देता हूँ कि क्या होगा। ये हो जाएगा, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, उन्होंने सीटों की संख्या 5 जीते हैं, 5 में खड़ा हुए थे, 5 में जीत गए। और राष्ट्रीय आरजेडी की बात करें ना, जो कि तेजस्वी यादव का पार्टी है, उन्होंने 4 सीट जीता है। और राष्ट्रीय कांग्रेस 1 सीट, और हम मतलब हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, सॉरी, राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 सीट जीता है। कितने सीट जीता है? 3 सीट। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 1 सीट जीता है। तो कांग्रेस ने 3 सीट जीता है और हम HAM ने 1 सीट जीता है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं 103 की तरफ। इसमें भी देखिए मिलान करने का रहा, तो चलिए हम लोग मिलान कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पीटर मुंडी की बिहार यात्रा 1632 ईस्वी में। पीटर मुंडी ने अपनी बिहार यात्रा 1632 में किया। गोलघर का निर्माण 1784 में हुआ। गोलघर का निर्माण जो हुआ है 1784 में। और कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का बिहार का शाखा का गठन 1940 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन 1940 में। और कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र 1939 में। अब बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो कोई भी कथन दोस्तों सत्य नहीं है। कह रहा है कि पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ, जिसमें विधानसभा के लिए 140 और विधान परिषद के लिए 50 सीटों की व्यवस्था की गई थी। तो नहीं, 152 सीट विधानसभा के लिए किया गया था और विधान परिषद के लिए 30 सीट का मतलब व्यवस्था किया गया था। कितना? 330 सीट का। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ? तो 1937 ईस्वी में हुआ, जिसमें विधानसभा के लिए 152 और विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था थी। और इस चुनाव में कांग्रेस ने 92 सीटें चुनाव में 92 नहीं बल्कि 98 सीट कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं 30 नहीं बल्कि 20 सीट मुस्लिम ने जीत दर्ज की। तो 98 सीट किसने? तो कांग्रेस ने, और 20 सीट मुस्लिम लीग ने जीत हासिल की। अब आपको बताना है कि उपरोक्त कथन में कौन से कथन फिर से सत्य हैं, ये बताने का रहा है। तो पहला दूसरा सही है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। पटना रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। तो ये बात सही है। और दूसरा कह रहा है कि प्रथम चरण में दानापुर के से खेमनी चक तक, कहाँ? दानापुर से खेमनी चक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वही दूसरे चरण में 14.57 किलोमीटर तक निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में कितना किया जाएगा? 14.57 किलोमीटर तक निर्माण किया जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी 2019 को किया। और प्रथम चरण में दानापुर से खेमनी चेक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 14.57 किलोमीटर तक निर्माण किया जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है कि मेट्रो कार्य में कुल व्यय में भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा 60-40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। बस यही बात गलत है। देखिए, भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा 20-20 का अनुपात है। कितना का? 20-20 अनुपात का। बच गया 20-20-40 और बच गया जो 60% का है, जो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा किया जाएगा। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिका द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना?
और अगर देखा जाए 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो पटना मेट्रो का कार्य 1/3 भाग पूरा कर किया जा चुका है। मतलब अब 1/4 भाग बाकी है, 1/3 मतलब 1/3 भाग पूरा कर लिया, मैंने 66% पूरा हो गया है, बस 33% और बाकी है। ठीक है। अब 106 नंबर में प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, अभी मिलान करने का रहा है, तो चलिए हम लोग पहले मिलान करते हैं। इसका मिलान जो होगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी का मतलब हो गया 3 4 1 2, मतलब धारवड़ चट्टान का जो मिलान होगा वो होगा दक्षिण पूर्व बिहार, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभ्रक के निक्षेप में पाए जाते हैं। धारवड़ चट्टान कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण पूर्व बिहार, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभ्रक के निक्षेप में पाए जाते हैं। और विंध्यन चट्टान दक्षिण पश्चिमी बिहार, कैमूर एवं सोन नदी घाटी, रोहतास में पाए जाते हैं। विंध्यन चट्टान कहाँ? तो दक्षिण पश्चिम यानी कि बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार में, यानी कि कैमूर एवं सोन नदी घाटी में। और टर्शियरी की बात करें तो बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में, जैसे मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। पश्चिमी चंपारण में टर्शियरी चट्टान जो कि बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वाटनरी की बात करें तो गंगा का मैदान, क्वाटनरी का कहाँ पाया जाता है चट्टान? गंगा का मैदान में। अब निम्न कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो सत्य कथन है वो कौन से हैं? तो केवल इसमें सत्य कथन एक है और दूसरा तीसरा गलत है। बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु था, जिसका प्रसारण पटना में 1874 में किया गया था। बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु था, जिसका प्रसारण पटना में 1874 में किया गया था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र सर्वहितैषी था, जिसका प्रसारण गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में नहीं किया गया था, बल्कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। क्या था? द बिहार हेराल्ड था। और उसका प्रसारण, मतलब जिसका प्रसारण गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी में किया था। तो बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र क्या था? तो द बिहार हेराल्ड, और जिसका प्रसारण गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार था। क्या था? नूरुल अनवार, जिसका प्रसारण मजहूल हक ने नहीं बल्कि मोहम्मद हाशमी ने किया था। मोहम्मद हाशमी ने किया था। कब? 1876 में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार और कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में बताना है। तो दो कथन इसमें असत्य है और तीसरा कथन सत्य है। तो देखते हैं। बिहार का बनावरण 7380 वर्ग किलोमीटर है, 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.64% है। तो देखिए 8.64% नहीं बल्कि 7.84% है। बिहार का बनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बनावरण 57 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। तो ये 57 वर्ग किलोमीटर नहीं बल्कि 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 की रिपोर्ट की तुलना में। बनावरण में कितना वृद्धि हुई है? तो 75 किलोमीटर, जो लगभग 1.03% है। 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये बताने कह रहा है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। 1 और 3 क्या है? सत्य है और दूसरा गलत है। कह रहा है कि जापान ने सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। जापान का एक सेंडाई शहर है, वहां पे मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और तीसरा कह रहा है कि बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने
सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। बाकी ये स्टेटमेंट गलत है कि इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 15 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो 15 नहीं किए गए थे बल्कि 7 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कितना? 7 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। अब फिर से सत्य कथन चुनने कह रहा है, तो बताइए 107 में 110 में कौन सा सत्य कथन है? तो दूसरा सही है, पहला गलत है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में छपरा के पायब्बा में नहीं बल्कि बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था, बेगूसराय के सिमरिया में, बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। ठीक है, रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1908 में बेगूसराय के सिमरिया में। और इन्हें स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के रूप में क्या जाना जाता है? क्या जाना जाता है और क्या? 111 में फिर से बताना है सत्य कथन, तो इसमें कोई भी सत्य कथन नहीं है दोस्तों, सब गलत है। तो स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है, ये गलत है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं हरियाणा के हिसार में किया गया। कहाँ किया गया है? हरियाणा के हिसार में किया गया। अब यहाँ से आप लोग को करंट अफेयर चालू हो जाता है। हरियाणा का हिसार में किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? तो नहीं, ये किया गया है केंद्रीय इस्पात और नागरिक उद्यान मंत्री ज्योतिराव एम सिंधिया के द्वारा। किनके द्वारा किया गया है? मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया है। तो हरियाणा, देखिए मैं पूरा सुना देता हूँ कि केंद्रीय इस्पात और नागरिक उद्यान मंत्री कौन है? तो ज्योतिबा राव एम सिंधिया। ज्योतिराव सिंधिया ने जो है केंद्रीय इस्पात और नागरिक उद्यान मंत्रालय, इन्होंने हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। अब 112 को देखिए मिलान करने का रहा, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो इसके आंसर हो जाएंगे 2, 1, 4, 5। वेड इन इंडिया की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की हुआ था। वेड इन इंडिया की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुआ था। कोचरब आश्रम गुजरात में हुआ था, कोचरब आश्रम गुजरात में हुआ था। और पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता के प्रदान करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। और डोल यात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल का है। डोल यात्रा महोत्सव पश्चिमी बंगाल का है। यूएनडीपी ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य कथन है इसमें से दोनों ही क्या कथन क्या है? सत्य है। तो यूएनडीपी ने अपने मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया है। इसमें भारत 0.437 स्कोर, भारत कितना स्कोर लाया है? तो 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर है। भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर है। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14वां रैंक की छलांग लगाई है। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14वें रैंक की छलांग लगाई है। किस रोग से होने वाले मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो वो किया है मलेरिया। किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो मलेरिया। 115 नंबर, हाल ही में रक्षा मंत्री आदिति योजना की शुरुआत की गई। आदिति का पूर्ण विस्तार है, तो वो विस्तार है एशियन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा आदिति योजना की शुरुआत की गई है। आदिति का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं कि सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है इसके बारे में बताएं। तो इसमें से ये दूसरा तीसरा बात सही है, पहला गलत कह रहा है सेला सुरंग के बारे में। सेला सुरंग के बारे में कह रहा है कि इसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर किया गया, जो कि गलत है। ठीक है, क्या है? गलत है।
ये 13,800 फीट की ऊंचाई नहीं बल्कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया। ठीक है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया। इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया जाएगा। सेला सुरंग कहाँ किया जाएगा? तो असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों नागर शैली में। किस शैली में किया गया है? तो नागर शैली में। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस वस्तु कला शैली में किया गया? तो नागर शैली में। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउजोच आइस पैलेस में एक स्मारक पटका से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया स्विट्जरलैंड। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउजोच आइस पैलेस में एक स्मारक पटका से सम्मानित किया गया? तो स्विट्जरलैंड। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसी कक्षा के चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया। तब वो लॉन्च किया गया 9वीं से 12वीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा के चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया? तो 9वीं से 12वीं। भारत में पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना किस शहर में किया गया? तब वो शहर था कोची। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना किस शहर में किया गया? तो कोची में किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया है? तो केप वर्ड बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो घोषित किया जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया, केप बर्ड बन गया है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो कथन सत्य है वो है तीनों का तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 कहाँ किया गया? तो अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। कौन कौन लिया सी ड्रैगन 24 में? अमेरिका लिया, ऑस्ट्रेलिया लिया, दक्षिण कोरिया लिया, जापान लिया और भारत लिया। भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया। भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान कौन लिया? P-8I ने इसमें भाग लिया। अगला सवाल कर रहा है कि असत्य कथन को आपको चुनना है, तो बताइए कि इसमें से असत्य कथन कौन है? कोई भी असत्य कथन नहीं है दोस्तों, दोनों का दोनों ही सही है। क्या स्टैचू ऑफ बेलोर का उद्घाटन असम के जोरहाट में किया गया? स्टैचू ऑफ बेलोर का उद्घाटन असम के जोरहाट में किया गया। इसे मूर्तिकार राम बनजी सुतार द्वारा बनाया गया। मूर्तिकार राम बनजी सुतार द्वारा बनाया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2023 की रिपोर्ट के आधार पर गलत कथन का चयन करें। करा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 की रिपोर्ट के आधार पर गलत कथन का चुने। तो दोस्तों ये गलत कथन है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? सही हैं। शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? भारत। शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? भारत। शीर्ष हथियार निर्यातक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। शीर्ष हथियार निर्यातक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का मुख्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, जो कि गलत है। ये रूस है, बल्कि अमेरिका नहीं बल्कि रूस भारत का मुख्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। यूक्रेन विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया। यूक्रेन विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। गगनयान अंतरिक्ष मिशन के संबंध में विकसित बहुउद्देशीय ऐप सखी
को किसके द्वारा विकसित किया गया है? गगनयान अंतरिक्ष मिशन के संबंध में विकसित बहुउद्देशीय ऐप सखी किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो विकसित किया गया है दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। अच्छा, ये सखी जो है, सखी ऐप, इसका फुल फॉर्म आपको पता है क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा स्पेस बॉर्न। क्या हो जाएगा? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट। क्या हो जाएगा? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज। क्या हो जाएगा? एंड नॉलेज। ठीक है, नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। हब फॉर क्रू हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मैं फिर से बोलता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। सखी का क्या होता है? स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। सर्वत्र। सर्वत्र क्या है? तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। सर्वत्र क्या है? तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। भारतीय सेना द्वारा विकसित संभव तकनीक का पूर्ण विस्तार क्या है? तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन। भारतीय सेना द्वारा विकसित संभव तकनीक का पूर्ण विस्तार क्या है? तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन। हाल ही में कौन सा देश रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संगठन CSTO से बाहर निकल गया है? तो वो है अर्मेनिया। कौन निकल गया है? अर्मेनिया। हाल ही में कौन सा देश रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि से बाहर निकल गया है? तो अर्मेनिया निकल गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। इसमें से दोनों ही कथन सत्य है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, कि वर्ष 2024 में 2023 की तुलना में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। जो 2024 से 2023 की तुलना में देखा जाए तो रैंकिंग क्या हुई है? गिरावट आई है। बिना वीजा के भारतीय द्वारा यात्रा कर सकने वाले देशों की संख्या 2023 की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। माने आप बिना वीजा के भारतीयों द्वारा यात्रा कर सकने वाले देशों की संख्या में वर्ष 2023 की तुलना में क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है। देखिए, विगत रैंकिंग मतलब जो हेनले रिपोर्ट आया है उसमें भारत का स्थान कितना है? 85वां है। और 2023 में कितना था? 84वां था। 84वां से 85वां हो गया है। और 2023 में भारतीय बिना वीजा से 57 देशों में यात्रा करते थे, लेकिन अब वो कितने देशों में यात्रा करते हैं? 62 देश में। 2023 में 57 देश में बिना वीजा की यात्रा करते थे और 2024 में 62। और 2024 में रैंक कितना था हेनले रिपोर्ट पासपोर्ट इंडेक्स? 85। और 2023 में कितना था? 84। 130 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 130 में कह रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा किसे किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तब वो नियुक्त किया गया है माणिकराव खानविलकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो माणिकराव खानविलकर। सुविका पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर राज्य से है। सुविका पेंटिंग का संबंध मणिपुर राज्य से है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन को चुनकर बताना है। तो इसमें से जो असत्य कथन है वो ये है कि समलेई मंदिर परियोजना महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई नहीं है। समलेई मंदिर परियोजना जो है उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? उड़ीसा से जुड़ा हुआ। महाराष्ट्र से नहीं जुड़ के उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अहलान मोदी कार्यक्रम का संबंध UAE से है। तो हाँ, अहलान अहलान मोदी कार्यक्रम का संबंध UAE से है। और समलोई मंदिर परियोजना महाराष्ट्र से नहीं, उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। देश का पहला IIT उपग्रह परिसर उज्जैन में स्थापित होगा। देश का पहला IIT उपग्रह परिसर उज्जैन में स्थापित होगा। और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पहल है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। सत्य कथन का चयन करना है इसमें से आप लोग को। इसमें से सत्य कथन केवल एक है कि 75वां गणतंत्र दिवस की थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वां गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और सर्वश्रेष्ठ झांकी रक्षा मंत्रालय की नहीं थी, तो किसकी थी? सर्वश्रेष्ठ झांकी
तो सर्वश्रेष्ठ झांकी भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित संस्कृति मंत्रालय का था। कौन सा मंत्रालय का? तो संस्कृति मंत्रालय का था। और भारत लोकतंत्र की जननी इसका विषय था। संस्कृति मंत्रालय का विषय क्या था? भारत लोकतंत्र की जननी है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे 75वां गणतंत्र दिवस में? तो इमैनुअल मैक्रोन। कदम्ब शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो गोवा से। कदम्ब शिलालेख गोवा से प्राप्त हुआ है। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? तो 33। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? 33। क्लाइमेट रेजिलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक कितना बढ़ेगा? तो वो बढ़ेगा दोस्तों 5.2 गुना। कितना? 5.2 गुना। क्लाइमेट रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक कितना बढ़ेगा? 5.2 गुना। 138 में देखिए पूछ रहा है कि सत्य कथन बताइए। तो 138 में जो सत्य कथन है दोनों क्या है? सत्य कथन है। कह रहा है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने समस्तीपुर बिहार में 2 खोजपूर्ण कुओं का ड्रिल करने की योजना बनाई है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने समस्तीपुर बिहार में 2 खोजपूर्ण कुओं को ड्रिल करने की योजना बनाई है। उपरोक्त संबंध में गंगा बेसिन में बिहार की पहली ड्रिलिंग वर्ष 2024 में की जाएगी। उपरोक्त संबंध में गंगा बेसिन में बिहार में पहली ड्रिलिंग वर्ष 2024 में की जाएगी। अब इसमें असत्य कथन चुनने कह रहा है, तो इसमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, सबके सब सही है। पेरेग्रीन ओवान अमेरिका निजी कंपनी द्वारा विकसित चंद्र मिशन का लैंडर है। पेरेग्रीन ओवान क्या है? तो अमेरिकी निजी कंपनी द्वारा विकसित चंद्र मिशन का लैंडर है। आइंस्टीन प्रोब चीन का उपग्रह है। आइंस्टीन प्रोब क्या है? तो चीन का उपग्रह है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दूसरा का 5वां देश जापान है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश जापान है। बिहार के पहले, लास्ट क्वेश्चन देखिए 140 नंबर, बिहार के पहले खेल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जितेंद्र कुमार राय को बिहार के पहले खेल मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जितेंद्र कुमार राय को। दोस्तों इसमें से अब 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ या रीजनिंग से है, इसे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग का ये टोटल जुनून टेस्ट सीरीज का 15 सेट आपको डिटेल में समाप्त कर दिया गया है। तो आप लोग इसे बार बार रिवाइज करें और प्रखर बैच को भी आप रिवाइज करें। अब आप लोग से मैं लेता हूँ विदा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें। धन्यवाद। और हाँ, कुछ भी अगर सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।